हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे चैनल आईजीएस इम्पोर्टेंट जनरल स्टडी में। दोस्तों, इससे पहले मैं एक बार पवार वंश को पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ 2 पार्ट में। अब मैं चंद्रवंश को लेकर आया हूँ। दोस्तों, आपको पुराने प्रीवियस पेपर उठाकर देखिए, आपको लगभग हर प्रश्न पत्र में 5-6 नंबर के अवश्य प्रश्न आपको मिलेंगे चंद्रवंश और पवार वंश से, और बहुत जानकारी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है। अगर आप अच्छे गुड लर्नर हैं तो आपको पवार वंश और चंद्रवंश के बारे में कम से कम फंडामेंटल नॉलेज तो होनी चाहिए। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं चंद्रवंश। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और कमेंट अवश्य कर देना, शेयर भी कर देना। स्टार्ट करते हैं दोस्तों चंद्रवंश। दोस्तों, चंद्रवंश की स्थापना के अलग अवधारणाएं हैं, अलग अलग लेखकों ने अलग अलग तरीके से इसको समझा है और बताया है। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ लेखकों का मानना है कि उज्जैन की राजा चंद्रपाल का भाई सोमचंद बद्रीनाथ की यात्रा में आया था, और कत्यूरी नरेश ब्रह्मदेव सोमचंद से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होकर अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद के साथ कर देते हैं, और दहेज में सोमचंद को चंपावत की एक छावनी प्रदान कर देते हैं, जहां सोमचंद अपना राजकाज शुरू कर देता है। दोस्तों, एक कवि के अनुसार तो ये कहा जाता है। दूसरा कहता है, कुछ लेखकों का मानना है कि ब्रह्मदेव के अत्याचारों से परेशान होकर जनता उज्जैन के नरेश के पास जाती है। चंद्रपाल अपने भाई सोमचंद को उत्तराखंड के भेजता है। जब ब्रह्मदेव सोमचंद को देखता है तो उससे काफ़ी प्रभावित होता है, और अपने पुत्र की शादी सोमचंद से करवा देता है, और दहेज में सोमचंद से चंपावत दे देता है। इस प्रकार सोमचंद द्वारा चंद्रवंश की स्थापना होती है। आपको बहुत जगह, बहुत सी किताबों में थोहरचंद और सोमचंद के बीच में देखा जाएगा कि कहीं पर सोमचंद लिखा होगा तो कहीं पर थोहरचंद लिखा है। लेकिन आयोग, आपको तो प्रश्न से उत्तर लेना है और 1 नंबर प्राप्त करना है, तो आयोग जो हमेशा मानता है वो सोमचंद को ही चंद्रवंश का स्थापक मानता है। तो चंद्रवंश को याद करेंगे, और किस प्रकार से कि कुछ आपको इसमें आपको माइंड में रखना पड़ेगा किस प्रकार से ब्रह्मदेव, हालांकि तथ्य एक ही है कि ब्रह्मदेव की पुत्र के साथ उसका विवाह हुआ था, दहेज में क्या मिला था? चंपावत मिला था। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कुछ लेखक थोरचंद को चंद्रवंश संस्थापक मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर लेखकों का आयोग द्वारा भी सोमचंद को चंद्रवंश के वास्तविक संस्थापक माना गया है। सोमचंद ने चंपावत में शूयो या राजबुंगा नामक किला बनवाया। बहुत इंपॉर्टेंट ये किला, कितने ही बार पूछा होगा कि शूयो या राजबुंगा किला किसने बनवाया है, तो याद होना चाहिए वो किसने बनाया गया है, सोमचंद द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट। अलग अलग लेखकों ने चंद्रवंश का समय की स्थापना का काल अलग अलग बताया है, लेकिन 1025 में चंद्रवंश की स्थापना मानी जाती है। देखो, लेखकों ने जब थोरचंद को ही लिखा है, थोरचंद को अगर स्थापक माना है, किसी ने सोमचंद को माना है, तो स्वाभाविक सी बात है उनका कार्यकाल भी, उनका शासनकाल भी अलग बताया होगा। लेकिन जो आयोग मानता है उससे आप चलना है। आयोग के हिसाब से 1025 में चंपावत में चंद्रवंश की स्थापना सोमचंद द्वारा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सोमचंद के बाद फिर बीच में 7 राजा तक, दोस्तों याद रखना, 7 राजा तक, फिर बीच में खसिया राज, सोमचंद की बात करते हैं। सोमचंद के शासन के 7 राजा के बाद फिर खसिया राज 2 वर्ष के लिए आ जाता है। इसको हम थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट नीचे ही पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा ऊपर पढ़ लेते हैं। सोमचंद के बाद उसके 7 वंशज हुए जो खसिया राज के अंतर्गत शासन करते थे। इसके उपरांत वीरचंद के नेतृत्व में एक बार फिर से पुनः चंद्रवंश की स्थापना हुई थी। अभी नीचे पढ़ेंगे दोस्तों, इसको हम थोड़ा थोड़ा ऊपर ले रहे हैं। चंद्रवंश का धार्मिक स्थल का सौदाह स्थल जागेश्वर को माना जाता है। अगर पूछा जाए कि चंद्रवंश का सबसे धार्मिक स्थल कौन सा था, तो आपको टिक करना है जागेश्वर। कुमाऊनी कला में खसिया राज को कुमाऊनी कला का स्वर्ण काल कहा। कितना इंपॉर्टेंट है, आज शायद आपने पहली बार पढ़ा होगा। जिसने पढ़ा होगा तो वो बहुत गुड स्टूडेंट है, जिसने नहीं पढ़ा तो याद कर लीजिएगा। आप एक गुड स्टूडेंट लर्नर की ओर जा रहे हैं। तो क्या था, कुमाऊनी कला में खसिया राज को कुमाऊनी कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। वैज्ञानिक गुट्स के अनुसार चंद्रवंश को 2 भागों में विभाजित किया गया है। सोमचंद का थोड़ा सा पढ़ते हैं। सोमचंद शिव का उपासक था। इंपॉर्टेंट फैक्ट, चंपावत में सोमचंद ने सुई का किला, राजबुंगे किले का निर्माण करवाया था, आपको याद होना चाहिए। और जिन्हें चार और चौराल कहा जाता है। सोमचंद ने सर्वप्रथम क्षेत्रकूट को हराया था। सोमचंद को धर्मात्मा, संयमी तथा नीति कुशल पुरुष कहा जाता है। अब आप सोच सकते हो, जिससे राजा ब्रह्मदेव जिससे खुश हो गया
और जिसे उससे देखकर प्रसन्न हो गया, प्रभावित हो गया, तो राजा कुशल तो होगा ही, संयम भी था साथ में और नीति कुशल भी था। दूनाकूट का युद्ध, एक सोमचंद द्वारा एक युद्ध का वर्णन आपको देखने को मिलेगा किताबों में। वो अगर कोई भी किताबों में देखने को मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन आपको याद करना है। सोमचंद ने एक युद्ध लड़ा था रावत राजा के साथ, जिसमें सोमचंद विजयी हुआ था। तो दूनकूट का युद्ध अगर पूछे किस किस के मध्य हुआ था, तो आपको याद रखना है सोमचंद व रावत राजा के बीच में। और कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि दूनकूट किस साल संबंधित है, 4 राजाओं का नाम दे देगा, अजयपाल, सोमचंद, कीर्तिचंद, भय पतेवती शाह। तो आपको पता होना चाहिए कि सोमचंद संबंधित था दूनकूट का युद्ध। चौथानी ब्राह्मण की नियुक्ति सोमचंद द्वारा की जाती है। तो आपको याद रखना है कि चौथानी ब्राह्मण की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, सोमचंद द्वारा। यह एक मांडलिक राजा था। कौन मांडलिक राजा था, सोमचंद। मांडलिक राजा क्या होता है, जो एक बहुत बड़े राजा के अधीन जो राजा काम करता है, उसे बोलते हैं मांडलिक राजा। तो ये डोटी नरेश जयदेव मल्लिक के अधीन का अपना राजकाज संभालता था। तो ये क्या था, एक मांडलिक राजा। अगर पूछेगा कि चंद्रवंश में कौन सा राजा मांडलिक राजा था, तो आपको पता होना चाहिए कि सोमचंद जो था वो एक मांडलिक राजा था। आई होप कि आपको याद हो गया। इसके बाद आत्मचंद सोमचंद के पुत्र थे। इन्होंने 20 वर्ष तक शासन किया था। ये क्षत्रियों का भाजा था। इससे भी रिलेटेड फैक्ट आपको आगे मिलेगा समझने को, ध्यान रखिएगा। वीरचंद ने अशोकचंद की सहायता से खस राज को समाप्त किया था। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था 200 वर्ष तक बीच में जो है खस राजों का आधित्य हो गया था 200 साल तक के लिए, लेकिन वीरचंद ने अशोकचंद की सहायता से खस राज को समाप्त कर दिया था। इसको फिर से हम वीरचंद के जब वीरचंद राजा बना तो उसके कार्यकाल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक ऊपर टॉपिक हमने समझा दिया। इसके बाद इंद्रचंद। दोस्तों इसमें राजा जो हैं आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ राजा के इम्पोर्टेंट फैक्ट याद करने हैं। आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट याद करने हैं। आपको राजा के क्रम कहाँ से याद करने हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको अभी फ़िलहाल सिर्फ उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट याद करने हैं राजाओं के। इंद्रचंद को घमंडी राजा कहा जाता है। रेशम का कारखाना यह चीन से लेकर आया था। यहाँ रेशम बनाने की पद्धति किसने शुरुआत की। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि चंद्रवंश में रेशम की पद्धति बनाने की पद्धति का प्रारंभ किस राजा के शासनकाल से प्रारंभ हुई। तो आपको पता होना चाहिए इंद्रचंद। और रेशम का कारखाना में जो बुनकर काम करते थे उन्हें पटवा कहा जाता था, पटवा। और एक और प्रथा इसके समय में हुई जिसे कहा जाता है पटरंग वाली प्रथा। पटरंग वाली प्रथा क्या थी, झूठी खबर, यानी कि जो जितनी झूठी खबर फैलाएगा रेशम उत्पादन में उतना सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का जो अंधविश्वास का टाइप है, लेकिन आपको याद रखना कि पटरंग वाली प्रथा किसके शासनकाल में थी, तो आपको इंद्रचंद के शासनकाल में टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। थोहरचंद जो हमने पढ़ा था कि थोहरचंद को भी कुछ लोग क्या मानते हैं, हर्षदेव जो चीज़ के बारे में अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, उन्होंने भी इसको माना है कि यही क्या थे, चंद्रवंशी संस्थापक थे। लेकिन आपको ये याद करना नहीं है, आपको याद करना है कि कौन थे, सोमचंद जो थे इसके संस्थापक थे। वीणाचंद देखो इसमें हमने पढ़ा कि बीच में 200 साल के लिए किसका आदित्य हो गया था, खस। इनको कैसे हुआ, वीणाचंद जो कि एक चंद्रवंश का राजा था, जो कि भोग विलासी राजा था। कुमाऊं पर खसों का शासन इसी के शासनकाल में शुरू हो गया था, क्योंकि खसों ने इसको पूर्णतः हरा दिया था, पराजित कर दिया था, वीणाचंद को हरा दिया था। और वीणाचंद को हरा दिया था और वहाँ पर किसका आदित्य हो गया था, खसों का। इसके बाद दोस्तों वीरचंद, देखो मैं साइड पर क्योंकि इनका एक टॉपिक है, तो इसलिए मैं छोटे छोटे क्लिक मैंने को बना रखा है। तो वीरचंद ने पुनः खसों को हराया था। मतलब बीच में कुछ लोग इसके अभी बताया था कि 7 राजा थे, इनके आधित्य में काम करते रहे, लेकिन फिर से एक राजा आया जो कि था वीरचंद। नाम से ही पता चल रहा है कि ये काफ़ी वीर होगा। वीरचंद्र आया और वीरचंद ने इनको पुनः से हराया खसों को, और फिर से चंद्रवंश की स्थापना कर दी चंपावत में। कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना दोस्तों। वीणाचंद को खसों ने पराजित किया, वीरचंद ने खसों को पराजित किया। इंपॉर्टेंट है। वीणा मतलब आप कैसे याद करोगे, क्योंकि पूछ सकता है कि किसके शासनकाल में खसों ने कुमाऊं पर अपना आधित्य किया। तो वीणा से आप रिलेट करना कि वीणा एक बजने वाली चीज़ होती है। बजने वाली चीज़ को लोग सब साधारण समझते हैं, इसलिए वो हार गई। और वीरचंद ने जिसने पुनः स्थापन किया, तो आप वीर तो नाम से शब्द है कि वीर से
आपको वीर ने पुनः फिर उसने खसों को हराया और पुनः यहाँ पर चंद्रवंश की स्थापना कर दी। 24वां राजा कल्याण चंद्र, मैंने कहा कि आपको अभी फिलहाल क्रम याद नहीं करने, सिर्फ आपको राजाओं के इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है याद करने हैं। आपको कहाँ से क्रम याद करने हैं मैं आपको बताऊंगा। कुछ लेखक कल्याण चंद्र को थोरचंद का पुत्र मानते हैं, कुछ कल्याण चंद्र को कल्याण चंद्र प्रथम का पुत्र मानते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट कुछ भी नहीं है, बस आपको याद रखना कि कल्याण चंद्र प्रथम भी एक प्रकार के यहाँ पर राजा हुए थे। 28वां राजा अभयचंद, चंद्रवंश का पहला राजा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। 28वां राजा अभयचंद, चंद्रवंश का पहला राजा जिसके विषय में प्रमाणिक सूचना स्वयं उसके अभिलेख से प्राप्त होती है, यानी कि अभिलेख जिसके शासनकाल, जिसके बारे में स्वयं उसके ही अभिलेख से प्राप्त होती है कि वो चंद्रवंश का राजा था। तो अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा राजा था जिसका अभिलेख मिला है कि उसमें स्वयं का राजा है, तो वो है अभयचंद, याद रखना। 29वां राजा ज्ञानचंद, 1365 से लेकर 1420 तक, और सर्वाधिक शासनकाल। अब आया सबसे इम्पोर्टेंट राजा, 29वां राजा गरुड़ ज्ञानचंद विषय कहा गया है। आपको याद रखना सिर्फ ज्ञानचंद सर्वाधिक अवधि तक यह राजा रहा है। और सर्वाधिक अवधि कितना इम्पोर्टेंट सवाल ये हो सकता है, आप स्वयं सोचिए कि पूछ सकता है कि चंद्रवंश में सर्वाधिक शासन में बैठने वाला राजा कौन था, तो आपको बताना चाहिए 29वां राजा ज्ञानचंद। इसका क्रम पूछा जा सकता है दोस्तों कि ज्ञानचंद कौन सा राजा था, कौन से क्रम का राजा था, तो आपको 29वां राजा ज्ञानचंद। इसे गरुड़ चंद भी कहा जाता है। और इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद करने हैं। ज्ञानचंद या गरुड़ ज्ञानचंद पहला शासक था जो कि सुल्तान फिरोज तुगलक के दरबार में भेंट अर्पित करने गया। तो पहला 2-3 प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं। फिरोज तुगलक के शासनकाल पर जाने वाला चंद्रवंश का पहला राजा, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि गरुड़ ज्ञानचंद किसके शासनकाल में उससे भेंट अर्पित करने के लिए गया था। मुगल भी हो सकते हैं उसमें, तुगलक वंश से हो सकता है, आपको बहुत सारे हो सकते हैं, और 2-3 फैक्ट इसमें बन सकते हैं। आगे अभी आपको ये वाला नहीं पढ़ना कि भारतीय चंद्र को अलग से हम नीचे पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने फिर से 2-3 बार इनको क्लियर करके बनाया। फिलहाल हम गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में पढ़ते हैं। फिरोज तुगलक ने ही ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि प्रदान की थी, बहुत शानदार। जैसे कि वहाँ पर आपको देखा होगा कि शाह की उपाधि उसको किसने दी थी, बलभद्र शाह को। आपने जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने यहाँ भी ये आता है कि यहाँ पर गरुड़ ज्ञानचंद को गरुड़ ज्ञानचंद की उपाधि किसने दी, तो वह है फिरोज तुगलक ने। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो अवश्य लाइक और सब्सक्राइब करना। ज्ञानचंद जो था विष्णु का उपासक था। ज्ञानचंद जो था विष्णु का उपासक था और उसका राज चिन्ह गरुड़ था। जब नाम ही गरुड़ चंद्र तो उसका राज चिन्ह में क्या होगा, गरुड़ होगा। सेनापति था इसका नीलू कठायत, बहुत ही इम्पोर्टेंट कि नीलू कठायत किसका सेनापति था। 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको टिक करना है गरुड़ ज्ञानचंद का। आई होप कि आप क्या शोर का विजेता किसे कहा जाता है, ज्ञानचंद को कहा जाता है। शेर खड़कोट पिथौरागढ़ के तामपत्र में इसे राजा धीराज महाराज कहा गया है। एक शेरा खड़कोट है पिथौरागढ़ में, वहाँ के ताम्रपत्र पर गरुड़ ज्ञानचंद को क्या कहा गया है, राजा महाराधिराज। तो पूछ सकता है आपसे। गरुड़ ज्ञानचंद चंद्रवंश का सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक था, बहुत ही इम्पोर्टेंट। नीलू कठायत की, लेकिन गरुड़ ज्ञानचंद जो है किसकी हत्या करता है लास्ट में, बड़े मतलब नीलू कठायत जो कि बहुत बड़ा सेनापति था, ये अंततः नीलू कठायत की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। कौन, गरुड़ ज्ञानचंद करवा देता है उसकी। आगे उद्यानचंद बालेश्वर मंदिर का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, उद्यानचंद द्वारा। जो बालेश्वर मंदिर है जो कि कैलाश मानसरोवर जैसा मंदिर है, जो अपना
मंदिर है उसके स्वरूप यहाँ बना हुआ है बालेश्वर मंदिर। उद्योग चंद ने इसका पुनर्निर्माण किया, तो दोनों ही उद्यान से हैं। तो जब पूछेगा कि बालेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो आपको बताऊँ कि उद्यान चंद ने। इसका पुनः निर्माण किसने कराया, तो वहाँ से उद्योग चंद ने। तो दोनों ही ऊ से याद है, तो याद हो जाएंगे। अगला आता है भीष्मचंद, जिसे भीकम भी कहा जाता है, 43 राजा था। चंपावत में ये भी इम्पोर्टेंट राजा है चंपावत, क्योंकि चंपावत पर राज यहीं तक के राजाओं ने किया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट राजा है, याद कीजिएगा। चंपावत में शासन करने वाला अंतिम शासक था ये। अपने शासन के अंतिम समय में भीष्मचंद ने चंदों की राजधानी चंपावत से खगमराकोट अल्मोड़ा स्थानांतरित की। अल्मोड़ा को पहले खगमराकोट कहा जाता था, तो याद रखना ये भी कि अल्मोड़ा, अगर पूछेगा कि वर्तमान खगमरा को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना चाहिए कि अल्मोड़ा के नाम से। तो चंपावत में शासन करने वाला अंतिम शासक था, और यह अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर लिया, खगमराकोट, यानी कि जो वर्तमान में अल्मोड़ा है, लेकर गया। लेकिन ये वहाँ पर राजकाज नहीं कर सका, सिर्फ वहाँ पर ही स्थानांतरित करके ले चुका था। अल्मोड़ा में स्थित खगमरा किले का निर्माण भी भीष्मचंद ने किया गया था। खगमराकोट में इसने खगमरा नाम का किले का निर्माण कराया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो खगमरा, अभी जो बालो कल्याण चंद आएंगे नीचे, उन पर आप कन्फ्यूज जाओगे कि वहाँ पर तो बालो कल्याण चंद ने शुरुआत की थी, लेकिन खगमरा वहाँ पर राजधानी से पहले एक महल, उन्होंने एक किला बनाया खगमरा किला, कि जब वहाँ खगमरा किला बनेगा तो वहाँ वो बैठेंगे, वहाँ राज करेंगे। लेकिन उससे पहले ही भीष्म की मृत्यु हो जाती है, वहाँ बैठ नहीं सकता है। लेकिन ये प्रश्न पूछता है कि खगमरा किले का निर्माण किसने कराया, तो भीष्म सबको याद होना चाहिए। आगे कल्याण चंद्र, बालो कल्याण चंद्र चतुर्थ। कल्याण चंद्र ने अपनी राजधानी, अभी चतुर्थ का होगा कि आप चतुर्थ कैसे आए, क्योंकि बीच में 2-3 और आए जो कि बिल्कुल भी काम के थे, मतलब के थे, इसलिए उनको हटा दिया गया। उनसे अभी तक एक प्रश्न नहीं पूछा गया। अगर पूछ भी दिया गया कभी इन फ्यूचर में, तो 1 नंबर के लिए बहुत सारी डिटेल्स से याद करना मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़रूरी है। आपको 90% जहाँ से आता है वो चीज़ों को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, उसी चीज़ों को ज़्यादा समझना चाहिए। आगे कल्याण चंद ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की। देखो सोच किसने दी, भीष्मचंद ने, और वहाँ पर किले का निर्माण भी कर दिया, खगमरा किला, कि वहाँ पर किले का निर्माण हो जाएगा तो सीधे वहाँ पर बैठ जाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, वो पहले ही मर गया। स्थानांतरित करने की सोची थी, स्थानांतरित कर भी दी थी, लेकिन वहाँ पर वो बैठ नहीं पाया। वहाँ कौन बैठा सबसे पहले, बालो कल्याण चंद्र। बालो कल्याण चंद्र वहाँ पर बता, ये इसने वहाँ पर नील पोखर महल का निर्माण किया जाएगा, जो कि वर्तमान में पलटन बाज़ार, जो कि पलटन बाज़ार है वहाँ अल्मोड़ा में, वहाँ पर ये नील पोखर का महल है। इतना ही है इम्पोर्टेंट, बालो कल्याण ने याद रखना। रुद्रचंद अकबर के समकालीन थे। रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अकबर को उसने तिब्बती आग, कस्तूरी घोड़े आदि तोहफे में दिए थे। तो रुद्रचंद भी बहुत अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट राजा है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि एक प्रश्न तो अभी हाल में पूछा गया था कि इसमें से अकबर के समकालीन राजा कौन था। बहुत से राजा का सोमचंद दिया था उसमें, और रुद्रचंद दिया था उसमें, फिर आगे उसने महेंद्र चंद दिया था, 3-4 राजा का नाम दिया था। तो उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है रुद्रचंद। और ये वाला प्रश्न पूछा था कि अकबर को तिब्बती या कस्तूरी घोड़े आदि तोहफे किस चंद्रवंश के राजा ने प्रदान किए, तो आप पता है रुद्रचंद ने। दोस्तों हैंड राइटिंग आपको थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो भी समझना है, और साथ साथ अगर नोट्स बना रहे हो तो वो भी उस नोट्स पर भी ध्यान देना है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। आगे रत्नचंद चंपावत खेती खान ताम्रपत्र में उल्लेख है इनका। देखो दोस्तों, अभी फिर से हमने एक राजा को यहाँ पर मिस आउट कर दिया है। चूँकि पहले हम भीष्मचंद ही पढ़ लेते हैं, भीष्मचंद जैसे ही कंप्लीट होगा तो हम रत्नचंद के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट तो है नहीं इनसे बारे में। एक ऊपर भी हमने यहाँ पर भारती चंद्र को भी छोड़ा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा फिर भी इनसे कुछ लिख दिया कि अगर कभी आ गया। जैसे भारती चंद्र पहला स्वतंत्र शासक था, क्योंकि इससे पहले जितने भी शासक थे स्वतंत्र, अगर आएगा आपको सिर्फ इतना करना कि भारती चंद्र पहला स्वतंत्र शासक, आपको याद कर लेना है इसकी पहला स्वतंत्र शासक कौन था, भारती चंद्र। क्योंकि आपने देखा कि सब किसके अधीन थे, खसों के अधीन थे। समस्त जातियों की एक सेना डोटी से 12 वर्षीय युद्ध लड़ा था इसने।
समस्त जातियों की एक सेना डोटियों से 12 वर्ष से युद्ध लड़ जीता था और नायक जाति की उत्पत्ति इसी के समय में हुई थी। स्त्री को कटकाली कहा जाता है इसमें। तो भारतीय चंद्र के बारे में ये फन फैक्ट है, आपको याद रखने हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर हम भी रत्नचंद्र से पहले रुद्रचंद्र को कंप्लीट कर लेते हैं। रुद्रचंद्र रुद्रपुर के नगर की स्थापना रुद्रचंद्र ने की थी। रुद्रचंद्र को अकबर के जमींदार की उपाधि प्रदान की थी। सेनापति इसका था पुरुषोत्तम पंत, जिसने सीरा जीता कर दिया था। अब अभी हमने आपको याद होना चाहिए कि अभी आया था ऊपर कौन सा सेनापति आया था? नीलू। आपको अगर ऊपर देखा होगा तो आपने एक सेनापति आया था, उसका नाम अगर आप बता सकते हैं, नीलू कठायत। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीलू कठायत जो है किसके सेनापति थे? ज्ञानचंद्र के। तो एक और आगे हैं पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम किसके जो हैं किसके सेनापति हैं? तो वो है आपके रुद्रचंद्र के। ये आपको याद करने के, पुरुषोत्तम पंत जिन्होंने कि रुद्रचंद्र को सीरा जीत कर दिया था। धर्म निर्णय नामक पुस्तक रुद्रचंद्र ने सामाजिक व्यवस्थाओं को स्थापित करने के लिए लिखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है धर्म निर्णय पुस्तक। ये पुस्तक बता कि धर्म निर्णय पुस्तक किसके शासनकाल में किसने लिखी? तो आपको बताना चाहिए रुद्रचंद्र ने लिखी, अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं को स्थापित करने हेतु। संस्कृत सीखने के लिए इसने अपने जो शासनकाल के अच्छे पुरुष थे तो उनको कहाँ भेजा? कश्मीर भेजा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने कश्मीर भेजा। रुद्रचंद्र के समय ही गुरु, पुरोहित, वैद्य, पौराणिक, रईस, राजकोली, पहरी, बाजदार, बनिया, टमटा आदि पद निर्धारित किए गए। इससे पहले इनके लिए कोई पद नहीं हुआ करता था, लेकिन रुद्रचंद्र ने इनको क्या दिलाया? पद दिलाया। ग्वालदम का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है। पवार वंश की साइड से पूछा गया है, इस साइड से पूछा गया है। तो ग्वालदम का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो आपको बताने चाहिए होना चाहिए, जो कि बधाड़गढ़ के युद्ध के नाम से जाता है, जो कि किससे संबंधित है? रुद्रचंद्र से संबंधित है। रुद्रचंद्र और बलभद्र शाह के बीच जो है कौन सा युद्ध हुआ था? आपका ग्वालदम का युद्ध हुआ था। 518 में बलभद्र शाह के और इस युद्ध में कौन मारा गया था? पुरुषोत्तम, जो कि इसका सेनापति था, जो इन्हें सीरा जीत कर रुद्रचंद्र को दिया था, उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और महल का निर्माण किया गया था, मल्ला महल, जो कि रुद्रचंद्र में होता। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई हैं। नेपलाखोर का जो महल बनाया था वो किसने? बालो कल्याण चंद्र ने बनाया था। खगमरा किले का निर्माण भीष्मचंद्र ने बनाया था। एक और आ गया, मल्ला महल का निर्माण किसने किया था? रुद्रचंद्र ने, जो कि कहाँ है? अल्मोड़ा में। क्योंकि अब राजधानी कहाँ स्थापित हो चुकी है? अल्मोड़ा में। चंद्रवंश कहाँ से अपना शासन चला रहा है? अल्मोड़ा से। लक्ष्मीचंद 46वें राजा, 1547 से 1621 तक। लखुली बिल्ली कहा जाता है इसे, क्योंकि बहुत डरा हुआ रहता था। किसने? संबंध किला है इसका सैमबंग किला। श्याल बुंगा किला इसने बनाया था। लक्ष्मीचंद के 22 पुत्र थे। यह किसके समकालीन था? मानसा, पवार वंश मानसा के समय था। लक्ष्मीचंद के शासनकाल के सबसे महत्वपूर्ण घटना चंद शासन का पुनर्गठन है, जो कि रैका शासन व्यवस्था पर आधारित है। 2 कक्षियाँ इसके समय थी, न्योवली और बिस्टावली। लक्ष्मीचंद एक बड़ा निर्माता भी था। जहांगीर से भेंट इसके द्वारा की गई थी। तो अभी आपने सुना होगा कि सबसे पहले कौन गया था? चंद्रवंश का कौन सा शासक उससे मिलने गया? फिरोज तुगलक से, आपको याद हो गया होगा। फिर इसके बाद अकबर के समकालीन कौन था? आपको याद हो गया होगा। अब ये जब जहांगीर के समकालीन या जहांगीर से भेंट करने कौन गया था? लक्ष्मीचंद। ये भी याद होना चाहिए। बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? लक्ष्मीचंद द्वारा। लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल विजय के असफल प्रयास किए। अंततः उसने कत्यूर से लगे गढ़वाल के कुछ हिस्से में लूटपाट करने में सफलता मिली। इस विजय की सूचना पर्वत की चोटी से आग लगाकर प्रेषित की गई। तब यहाँ से खतुड़े का उत्सव रूप में कुमाऊं में मनाया जाता है। आपको पता है कि कुमाऊं में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? खतुड़ा का त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसने 7 बार लगातार गढ़वाल पर आक्रमण किया, लेकिन 7 बार ही क्या हुआ? हार गया। अंततः इसने एक छोटा सा गढ़वाल के एक छोटे से क्षेत्र में लूटपाट मचाया और वहाँ विजय हासिल की। इसने यह विजय की घोषणा बहुत ऊंचे धार जिसे कहते हैं हम, यानी कि पहाड़ से आग जला कर दी। तब से यह त्यौहार कुमाऊं में खतुड़ा का त्यौहार मनाया जाता है। चूँकि यह त्यौहार चंदू यानी कि कुमाऊं से विजय के उपलक्ष्य में यह त्यौहार इसलिए गढ़वाल में नहीं मनाया जाता है, लेकिन कुमाऊं में इस त्यौहार को बच्चे धूमधाम से मनाते हैं। खतुड़े खतुड़ो खतुड़ों की धारो,
निकल खतुड़वा भैर, इस प्रकार से इसने खतुड़े राजा को हराया था। आगे है विजय चंद, लक्ष्मण चंद्र का उत्तराधिकारी। इसका चाचा था नीला गुसाई की आंखें निकलवा देता है। इसका चाचा तो नीला गुसाई जो इसकी आंखें निकालता है। विजय चंद का अधिकांश समय मंदिरों मिस्त्रियों के साथ बीता था। इसके दरबारियों ने षड्यंत्र कर इसको वध कर दिया। सीधी सी बात है, जो राजकाज शासन व्यवस्था में जिसका मन चाह नहीं होगा, उसके षड्यंत्रकारी हमेशा लगे रहेंगे उसको मारने में, तो उसको मरवा दिया था। दिलीप चंद क्षय रोग से मरने वाला चंद राजा था। तो आपको सिर्फ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वही याद करने हैं, फालतू की चीज़ें आपके दिमाग में अपने स्टोरेज को फुल नहीं करना है, बस आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट याद है। तो प्रश्न पूछता है क्षय रोग से मरने वाला चंद राजा कौन था, आपको बताना चाहिए दिलीप चंद। त्रिमल चंद महीपति शाह के साथ इसने कोसी का युद्ध किया था और जागेश्वर में इसकी मूर्ति भी है। महीपति शाह से कोसी का युद्ध नामक युद्ध किसके साथ लड़ा गया था, तो यह युद्ध किस संबंधित था, त्रिमल चंद से, जो कि किसके साथ लड़ा गया था, महीपति शाह के साथ। जागेश्वर, जिसे उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है, वहाँ पर इसकी मूर्ति है। एक और राजा की वहाँ मूर्ति है जो चंदवंश है, वो है दीपचंद, आपको याद रखना है। बहादुर चंद, बाज बहादुर चंद बहुत ही इम्पोर्टेंट राजा, इम्पोर्टेंट तथ्य से संबंधित हैं। तो शुरू करते हैं। यह चंदवंश का 50वां राजा था, जो कि 1638 से 1678 तक कुमाऊं पर इसने राज किया। इसे कुमाऊं का बलवन कहा जाता था, क्योंकि इससे पूर्व जो था, जो बहुत चंदवंश की स्थिति बहुत डगमगा जैसी की थी, इसने फिर से मजबूती प्रदान की चंदवंश को। यह कई क्षेत्र को जीत कर आया, तो इसलिए इसे कहा जाता है कुमाऊं का बलवन। अब बलवन क्यों कहता है, क्योंकि आपको पता है कि तो गुलाम वंश भी जब था सल्तनत काल में, उसकी स्थिति भी क्या हो गई थी, बहुत डगमगा जैसी गई थी। पुनः बलबन ने वहाँ अपना एक छत्र राज बनाया था। इसे बुद्धि भ्रष्ट व बूढ़ा अत्याचारी शासक भी कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं कि 80 साल की उम्र में जैसे ही गया, तो इसने मतलब अपने लोगों की जो है उनका कहना माना, उनके बहकावे में बहुत ऐसे कार्य कर दिया, अत्याचार करने लगे अंततः हुए। तो इसलिए इसे कहता है बुद्धि भ्रष्ट और बूढ़ा अत्याचारी शासक, जिसे हम कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बाज बहादुर है, लेकिन अंततः इसने बहुत गंदे काम भी किए। इसलिए आपको याद रखना है कि बुद्धि भ्रष्ट बूढ़ा अत्याचारी शासक कौन था, बाज बहादुर चंद गद्दी पर बैठने के बाद अपने साथ चवर, कस्तूरी, निर्वसी, राजगा, घोड़े, खुकुरी तथा सोने चांदी के बर्तन लेकर दिल्ली के बादशाह शाहजहाँ के पास गया था। एक और शासक, इससे पहले जहांगीर के पास इससे पहले आपने देखा कि जहांगीर के पास कौन गया हुआ था, आपको पता होना चाहिए था, लक्ष्मी चंद। और इसके बाद आपको पता है कि बाज बहादुर चंद किसके शासन समकालीन है, वो है आपके शाहजहाँ के। घोड़ाकार स्थित गोलू मंदिर का निर्माण बाज बहादुर चंद द्वारा किया गया था। दोस्तों, राइटिंग में थोड़ा मिस्टेक्स हो सकती है, बस आपको समझना है और सुनना है। अगर आप चाहें तो अपने भी एक अच्छे से इंपॉर्टेंट नोट्स या शॉर्ट हैंड नोट्स से क्विक रिवीजन के लिए आप बना सकते हैं। इसने कुमाऊं में जजिया कर का प्रारंभ किया। बाजपुर नगर की स्थापना बाज बहादुर चंद द्वारा की गई थी। देखो, 2 इम्पोर्टेंट हैं। रुद्रपुर रूस से आता है, जिसकी स्थापना रुद्रचंद ने की थी। बाजपुर जो कि किससे आता है, बाज से आता है, तो इसकी स्थापना बाज बहादुर चंद ने की थी अपने नाम के स्टार्टिंग लेटर से। चंदवंश राजवंश की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार बाज बहादुर के समय के कार्यकाल में, तो अभी बताया था ना मैंने कि बहुत से क्षेत्रों को विजित किया था। कई नए क्षेत्रों को विजित कर इसने अपने राज्य में मिलाया था। बाज बहादुर चंद के शासनकाल में ही संपूर्ण कुमाऊं राजनीतिक एकीकरण हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट राजा था, इसलिए मैंने कहा था। बाज बहादुर ने भोटियों तथा तिब्बतियों से सिरती नामक कर वसूला था। सिरती नामक कर किसने वसूला था, बाज बहादुर चंद ने। जजिया कर किसने लगाया था, बाज बहादुर चंद ने। हूणों को किसने हराया था, बाज बहादुर चंद ने। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं दोस्तों, बहुत मेहनत से बनाए गए हैं। आप प्लीज़ अगर चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर देना। बाज बहादुर चंद ने अपने दरबार को मुगल दरबार के अनुरूप बनाने का प्रयास किया।
बधानगढ़ से अल्मोड़ा नंदा देवी की प्रतिमा को लेकर आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया है 2-3 एग्जाम से पहले भी कि बधानगढ़ से नंदा देवी की प्रतिमाएं कौन अल्मोड़ा लेकर आया। तो बाज बहादुर चंद बधानगढ़ से लेकर आया था। थल पिथौरागढ़ स्थित एक हत्या देवास, ये जो है ना बाज बहादुर अमतेया में बहुत बड़ा राजा है और इसके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये तो अच्छे से आपको याद होना चाहिए। थल स्थित एक हत्या देवास निर्माण भी बाज बहादुर चंद ने करवाया था। बनावट एलोरा की कैलाश मंदिर की जैसी है इसकी, किसकी? एक हत्या देवास की। मानसरोवर यात्रियों के लिए गूठ भूमि दान पिन इसने प्रदान की थी, यानी कि गूढ़ भूमि जो कि मंदिरों की रक्षा करते हैं उनके लिए इसने जो मानसरोवर यात्रा करते थे उनसे इसने क्या लिया? दान लिया और उन लोगों को दिया। पिन्नाथ यानी कि बागेश्वर में जो मंदिर है पिन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बाज बहादुर चंद ने। भीमेश्वर जो कि भीमताल में एक मंदिर है, इसका निर्माण किसने कराया था? बाज बहादुर चंद ने। अगला राजा है उद्योत चंद, ये एक तपस्वी राजा था। बाज बहादुर चंद के उद्योत चंद को डोटी और गढ़वाल के राजाओं में कुमाऊं पर संयुक्त सैनिक कार्रवाई के विरुद्ध सफलता मिली थी। बाज बहादुर चंद का पुत्र था ये। उद्योत चंद ने नेपाल की राजधानी अजमेर पर अपना अधिकार कर लिया था। यानी कि आप अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि नेपाल की राजधानी अजमेर पर किस चंद वंश के राजा ने अपना अधिकार लिया था, वो था उद्योत चंद। तराई में आसपास की बगीचे लगवाए थे इसने, किसने? उद्योत चंद ने। डोटी के राजा देवपाल से खिरारगढ़ की संधि की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना। ज्ञानचंद अभी ज्ञानचंद द्वितीय है, जो पहले थे उससे इनका कोई इफेक्ट नहीं है, तो आप याद रखना ज्ञानचंद द्वितीय, बस थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। ज्ञानचंद का पहला आक्रमण गढ़वाल की पिंडर घाटी में हुआ, जहाँ से इसने थराल तक के उपजाऊ प्रवेश को रोक डाला था। बताओ कितना बड़ा है। ज्ञानचंद पहला आक्रमण गढ़वाल की पिंडर घाटी में हुआ, जिसने इसने थराल तक के उपजाऊ प्रदेश को रोक डाला था। 1699 में बधानगढ़ को लूटा व विजित किया। बधानगढ़ व नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा अपने साथ ले गया, जिसे उसने अल्मोड़ा स्थित नंदा देवी के मंदिर में स्थापित। इससे पहले की प्रतिमा लाए थे, इस बार इनकी स्वर्ण मुद्राएं जो वहाँ रखी गई थी नंदा देवी में बधानगढ़ में, उनको भी लेकर के कहाँ आया? नंदा देवी अल्मोड़ा में। 53वां जगतचंद के काल को ही सर्वाधिक उत्कर्ष का काल भी कहा जाता है। यानी किसके काल को उत्कर्ष का काल कहा जाता है? वो है जगतचंद के समय में जनता के मध्य सर्वाधिक यश प्राप्त करने वाला चंद राज्य का काल था। यह एक ऊंचे दर्जे का मिलानसार व्यक्ति था तथा सारी प्रजा इसके प्रति अपार श्रद्धा रखती थी। तो इतना बेहतरीन राजा था। इसके जासूस का नाम था वृणेश्वर जोशी, बस इतना याद करना है कि इसके जासूस कौन था? वृणेश्वर जोशी। जगतचंद के शासनकाल को ही कुमाऊं चंद वंश का स्वर्ण काल कहता है। कितना इम्पोर्टेंट है कि किस वंश, चंद वंश के किसके राजा के शासनकाल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो वो है जगतचंद। अगला है जगतचंद के ने गढ़वाल नरेश फतेह शाह को पराजित किया। तो बताओ फतेह शाह जो कि जिसके शासनकाल में 9 रत्न, जिसने बड़े बड़े युद्ध कराए, इसने उसको भी हरा दिया और उसको भी वहाँ से खदेड़ दिया। जगतचंद ने गढ़वाल नरेश फतेह शाह को पराजित कर उसकी राजधानी श्रीनगर से एक ब्राह्मण को दे दी। श्रीनगर में राज करता था फतेह शाह, लेकिन फतेह शाह को हराया और वहाँ पर उसको श्रीनगर की राजधानी किसको दे दी? एक ब्राह्मण को दी। जगतचंद ने ज्वारे पर भी कर लगाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपने देखा होगा जजिया कर किसने लगाया था, आपको याद होना चाहिए। और अभी आ गया आपका ज्वारे पर कर किसने लगाया था? तो ज्वारे पर कर लगाया था आपने जगतचंद। ये तो आसान है, जौ से जगतचंद, जौ से ज्वारी, ज्वारे पर कर लगाने वाला कौन सा? जगतचंद। जगतचंद की मृत्यु चेचक से के कारण हुई थी। तो ये बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट राजा है जगतचंद, तो इसे अवश्य याद करना। देवीचंद, इसके ताम्रपत्र में इसका नाम देवसिंह मिलता है। देवीचंद के शासनकाल से चंदवंश का अवनति का काल प्रारंभ हुआ, जहाँ इतना विशाल राजा जगतचंद ने इतने अच्छे काम किए, लोग उसके प्रति भगवान समझने लग गए थे जगतचंद को। उसी के बाद आया देवीचंद, जिसने लुटिया डुबा दी चंदवंश की, और इसके काल को ही क्या कहा गया? चंदवंश का अवनति काल प्रारंभ माना गया। कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक भी से कहा जाता है,
देवीचंद को कहा जाता है। कुमाऊं का रंगीला बादशाह देवीचंद को कहीं कहीं पर गोसाई भी कहा गया है। देवीचंद की मृत्यु इसके दरबारियों में षड्यंत्र था, होगा ही, सीधी सी बात है। आपको बस याद रखना है कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है, क्योंकि ये भी अजीब व गरीब डिसीजन लेता था जिस प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक लिया करता था। तो देवीचंद इसलिए से कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक, कुमाऊं रंगीला बादशाह इसलिए कहा जाता था, मतलब इससे कुछ राजकाज से कोई मतलब रहता नहीं था, मतलब मस्त मगन रहता था, तो इसलिए इसे कुमाऊं को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। और इसकी मृत्यु इसके दरबारियों के षड्यंत्र से हो गई थी। 55वें राजा थे अपने अजीत चंद, दरबारियों के द्वारा इनका विवध कर दिया गया क्योंकि ये भी कुछ काम के नहीं थे। 56वें राजा थे कल्याण चंद फिफ्थ, यह अनपढ़ और गरीब था और मजदूरी करता था। कितनी बड़ी बात है। तो ये प्रश्न आपको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट नहीं, कि ऐसा कौन सा राजा था जो अनपढ़, गरीब और मजदूरी करता था, उस राजा का नाम बताइए। चंद्रवंश का तो आपको पता चाहिए, कल्याण चंद्र फिफ्थ को याद करना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल्याण से बहुत सारे आ चुके पहले। कल्याण चंद्र के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कुमाऊं में रोहिलों का आक्रमण। प्रारंभ में रोहिलों ने कुमाऊं पर अपना अधिकार जमाया था, कुमाऊं को बहुत लूटा, विनाश का तांडव किया तथा अपार क्षति पहुंचाई। राजप्रसाद, कचहरी तथा मंदिरों को भी तोड़ा। भारी संख्या में पुरुष स्त्रियों को के दाम बनाकर मैदानी भागों में बेचा। उस समय पर डर के मारे अनेक हिंदू मुसलमान बन गए। अनेक जो हिंदू थे वो क्या बन गए? मुसलमान। और आज भी अल्लाह ने बहुत से हिंदू मुसलमान बनकर हिंदू धर्म जाति का नाम ही लिखते हैं। देखो, ये रोहिलों ने ऐसा तांडव रचाया कि बहुत सारे जो हिंदू थे उनको मुस्लिम बनना पड़ा। और आज भी बहुत सारे बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं अल्मोड़ा में जो अपना नाम जाति के अनुसार तो हिंदू तो लिखते हैं, लेकिन उन्होंने धर्म कौन सा अपना लिया था? उन्होंने धर्म अपना लिया था अपना कौन सा? मुसलमान। और ये किसके सामने की घटना है? कल्याण चंद फिफ्थ की। रोहिलों के आक्रमण के समय गढ़वाल नरेश थे प्रदीप शाह, कल्याण चंद्र की सहायता के लिए आया और प्रदीप शाह ने रोहिलों को युद्ध में क्षति की भारी राशि देकर कुमाऊं से विदा किया। तो पहला दोस्ती मित्रता का काल माना जाता है कल्याण चंद्र और प्रदीप शाह के काल को, जो कि पीके याद कर लेना, पीके यानी कि प्रदीप शाह और के से कल्याण चंद्र दोनों की आपसी दोस्ती हुई। दोस्ती से ही रोहिलों को उन्होंने सहायता प्रदान की और वो यहाँ से जा पाए थे। कल्याण चंद्र अंत समय में अंधा हो गया था। इसने भी बहुत से लोगों की आंखें निकालकर 7 लोहे के बर्तन भर दिए थे। कल्याण चंद्र ने भी ऐसा काम किया था कि लोगों के कहने पर, कि क्योंकि अनपढ़ था ना, कुछ अंधविश्वासी था, कुछ समझता नहीं था, जानता नहीं था, तो ये लोगों की आंखें निकाल देता था लोगों के कहने पर कि ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो इसने सबकी आंखें निकलवा के लोहे भरवा दी। अंत में खुद ही अंधा हो गया और मर गया। बुरे का अंत बुरा, जैसा बुरा करोगे वैसा ही पाओगे। शिव देव जोशी को सरदार बनाया इसने। किसने? कल्याण चंद्र ने। 1775 में शिवदेव जोशी रोहिलों को पूरी तरह से कुमाऊं से खदेड़ दिया। कुछ और रह गया होगा इधर उनकी, यानी कि आधे लोगों को तो विदा कर दिया था, लेकिन कुछ और रह गया था। लेकिन शिवदेव जोशी जो उसका दरबारी था, उसने क्या किया? 1775 में खदेड़ दिया, जो कि किसका रक्षक था? दीपचंद का। कुमाऊं का बैरम खां भी शिवदेव जोशी को कहा जाता है, क्योंकि यह किसका संरक्षण करता था? दीपचंद का। 1775 में को पूरी कर दिया। कुमाऊं का बैरम खां शिवदेव जोशी था। 27वें राजा दीपचंद, शिवदेव जोशी का पुत्र था हर्षदेव जोशी। अब हर्षदेव जोशी की एंट्री होती है। हर्षदेव जोशी बहुत ही शानदार से उत्तराखंड के चाणक्य और विभीषण भी कहा है, अलग नाम से जाना है। फिर आता है यहाँ पर मोहनचंद। दोस्तों, मोहनचंद के समय में आपको थोड़ा डेप्थ में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि मोहनचंद ऐसा शासक था जो कि चंद्रवंशी शासक 2 बार शासन पर बैठा था। हुआ क्या, पहले तो हम पढ़ लेते हैं। 58वां शासन था मोहनचंद, 2 बार गद्दी पर बैठा। इसके शासन को खूनी शासन और प्रजा इसके समय में असंतुष्ट रहती थी। तो हुआ क्या, अब देखो, हुआ ये
कि हर्षदेव जोशी गया जब बहुत राजा बहुत क्या कहते हैं प्रजा बहुत असंतुष्ट हो गई। हर्ष जोशी गया प्रद्युम्न शाह के पास। प्रद्युम्न शाह से बोला कि आओ, ललित शाह, सॉरी प्रद्युम्न शाह के पिता का नाम क्या ललित शाह। ललित शाह से कहा कि आओ और इसको हराओ, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या अत्याचार कर दिया है। तो ललित शाह इसको हरा देता है मोहनचंद को, लेकिन इसकी मृत्यु नहीं होती है। यह यहाँ से भाग जाता है। तो यहाँ पर जो ललित शाह का पुत्र होता है, कौन ललित शाह का पुत्र होता है आपका प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह ऐसा पहला शासक होता है जो कि कहाँ बैठता है चंद्रवंश के शासनकाल में प्रद्युम्न चंद के नाम से। दोस्तों स्टोरी को ध्यान सुनना। फिर से एक बार से बता रहा हूँ मैं कि मोहनचंद जब यहाँ पर गद्दी में बैठता है तो इससे क्या कहा गया, यहाँ पर साफ साफ लिखा है खूनी शासन। इसके शासनकाल को खूनी शासन कहता है, प्रजा असंतुष्ट होता है। इसका जो प्रधानमंत्री था या जो इसके शासन में था हर्षदेव जोशी, वो जाता है पवार नरेश ललित शाह के दरबार में और कहता है कि कुमाऊं में तो एक राजा ऐसा कर रहा है, लोगों के साथ बहुत अच्छा कर रहा है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आओ और उसे यहाँ से खदेड़ दो। तो ललित शाह आते हैं और उनका युद्ध होता है और उसमें मोहनचंद यहाँ से भाग जाता है। और मोहनचंद, कौन सा युद्ध हुआ था ललित शाह और मोहनचंद? बगवाली पोखर नामक का युद्ध हुआ था। यहाँ पर लिखा है ललित शाह बगवाली पोखर छोटा सा मामूली युद्ध में हरा देता है और यहाँ से भाग जाता है। और ललित शाह अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को यहाँ का क्या बना देता है, राजा बना देता है। अब यहाँ का राजा कौन है? प्रद्युम्न शाह है। प्रद्युम्न चंद के नाम से वह बैठा हुआ है। और जब वहाँ पर ललित शाह की मृत्यु हो जाती है तो इससे प्रद्युम्न शाह को पता चलता है कि अब वहाँ भी देखना पड़ेगा। जयकृत शाह उसका एक और पुत्र होता है ललित शाह का, लेकिन ये सब सौतेले भाई होते, लेकिन ये प्रद्युम्न शाह वहाँ जाता है, वहाँ का राजा बन जाता है। फिर से इसका जब यहाँ पर देखता है कि यहाँ कुछ इसके सेनापति बैठे हुए हैं, तो ये मोहनचंद है फिर से यहाँ का फ़ायदा उठाता है और फिर से गद्दी पर यहाँ आकर बैठ जाता है। तो आपको इसलिए दूसरी बार राजा कौन बन गया? मोहनचंद बन गया। मोहनचंद को हरा दिया था। और इसके बाद हर्षदेव जोशी ने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता से किसको बैठा दिया था? उसको मरवा दिया। किसको मरवा दिया? गोरखों के द्वारा उसको मरवा दिया मोहनचंद को, और यहाँ बैठा दिया राजा महेंद्रचंद को 1790 में। ये 61वां राजा था। शिवचंद्र इसको देख रहे थे। इसे मिट्टी का महादेव कहा जाता है क्योंकि हर्षदेव वास्तविक था। 1790 में हवलबाग नामक में कुमाऊं चंद्रवंश के शासन में महेंद्रचंद ने गोरखों के बीच युद्ध हुआ और जिस युद्ध में महेंद्रचंद की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार कुमाऊं में गोरखों का आदित्य खत्म हो गया और चंद्रवंश का अंत हो गया। दोस्तों यहाँ पर चंद्रवंश पूरा कंप्लीट हो गया। आपको याद करना पड़ेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1050 से लेकर 1790 तक कुमाऊं पर किसका शासनकाल रहा? चंद्रवंश का शासनकाल। इनके मध्य में 200 साल तक खस राजाओं ने भी यहाँ पर अपना आधिपत्य जमाया। उसके बाद पुनः चंद्रवंश आए। चंद्रवंश ने फिर यहाँ पर अपनी स्थान 1790 तक रहा। 1790 के बाद गोरखा आए। गोरखा लगभग 1815 तक यहाँ पर रहे। 1815 के बाद फिर से यहाँ पर ब्रिटिश रूल आ गया। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप कि आपको ये वाली सीरीज़ पसंद आई होगी। मैंने इससे पहले पवार वंश को कंप्लीट कर चुका हूँ, अब मैंने कवर किया था। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कर देना। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। मेरा सभी को नमस्ते एंड धन्यवाद सुनने के लिए।